हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का थर्ड चैप्टर जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो आगे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। तो एक बड़ा सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। अगर आप लोग लाइक स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो आपने देखा होगा मॉर्निंग असेंबली में क्या होता है, क्लास वाइज एंड सेक्शन वाइज सारे स्टूडेंट्स असेंबल होते हैं इन प्रॉपर सिस्टमैटिक लाइंस। उससे क्या होता है, टीचर्स के लिए अपनी अपनी क्लास को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है। हर एक टीचर को पता है और हर एक स्टूडेंट को भी पता है उसकी क्लास की लाइन जो है वो कहाँ रहेगी, क्या उनकी पोजीशन रहेगी उस पूरे इतने बड़े प्लेग्राउंड में। तो काम को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को क्लास वाइज एंड सेक्शन वाइज अरेंज करते हैं। एग्जैक्टली इन द सेम वे जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स के ही जैसे हैं, ठीक है। अब 118 के अप्रॉक्स हमारे जो एलिमेंट्स हैं अलग अलग उनको पढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सबसे पहले एलिमेंट की बात करें जो कि होता है हाइड्रोजन। वी नो हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट, नाम है हाइड्रोजन, सिंबल है H। उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर है 1। इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। एक का मास 1, एक का 2, एक का 3 हो जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में अलग हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो जाएंगे। सॉरी, प्रोटॉन्स विल बी सेम बट न्यूट्रॉन्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट। उसके बाद इनकी और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, डेंसिटी है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं कि हाउ इज इट गोइंग टू रिएक्ट विद कार्बन, ऑक्सीजन, हेलोजन और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो इस तरीके से एक एक एलिमेंट को अलग अलग स्टडी करना इज नॉट पॉसिबल। कोई जीनियस या एक आध जो होगा जो पढ़ पाएगा, हम जैसे लोगों के लिए तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को भी ग्रुप्स में अरेंज कर लेते हैं ताकि ग्रुप वाइज हम उसको पढ़ सकें। अब 118 एलिमेंट को अलग अलग पढ़ना इज डिफिकल्ट, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स बन जाते हैं तो हमारा काम सिस्टमेटिकली बहुत ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्कूल में एक सेक्शन है 11A, 11th के एक बच्चे को मैं जानती हूँ, तो मुझे पता होगा उसका क्लास टीचर कौन है, उसके सब्जेक्ट टीचर्स कौन है, उसके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो उसने क्लास 11 में ऑप्ट किए हैं। तो अगर मुझे एक बच्चे की ये सब डिटेल्स पता है तो आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि बाकी भी जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 11A के, उनके पास भी यही सारी चीज होंगी, यही वाले सब्जेक्ट्स होंगे, यही सब्जेक्ट टीचर्स होंगे और यही उनका क्लास टीचर होगा। तो मेरा काम इजी हो गया। कैसे इजी हुआ? क्योंकि मेरे पास एक ग्रुप है क्लास 11A का। तो किसी एक के बारे में नॉलेज होने का मतलब, इंफॉर्मेशन होने का मतलब मेरे पास सबके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। तो ऐसा ही एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इनटू वेरियस ग्रुप्स ताकि इंडिविजुअली की जगह उनको ग्रुप्स में हम लोग स्टडी कर सकें, जिससे हमारा टाइम एनर्जी सब बच जाए और हमारा काम इजी भी हो जाए। तो ये तो आंसर हो गया फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई इज क्लासिफिकेशन नीडेड। तो ये सिंपली हमारे काम को इजी और सिस्टमैटिक बनाने के लिए होता है। उसके बाद हाउ आर एलिमेंट्स क्लासिफाइड, कैसे क्लासिफाई करें। स्कूल में तो इज लाइक ओके वी नो एज वाइज, और हमें पता है किस तरीके से हमने स्टूडेंट्स को उनके सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग क्लासेस असाइन कर देनी है। अब एलिमेंट्स को कैसे असाइन करें, उनके अलग अलग ग्रुप्स, कैसे किसी भी एक ग्रुप का उनको मेंबर हम लोग बनाएं। इसके लिए देखा जाता है सिमिलैरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। तो जहां जहां एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हमको सिमिलर दिखती हैं उनको उठा के एक ग्रुप में फिट कर देते हैं। फिर ऐसे एक नया ग्रुप आता है जिनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, फिर नेक्स्ट वाला ग्रुप बनेगा, वहां पे सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज दूसरों से अलग होंगी लेकिन आपस में सबकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अब हम अभी की डेट में जो पढ़ते हैं वो होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया है। लेकिन एकदम से तो मॉडर्न टेबल नहीं आया था ना, तो साइंटिस्ट ने बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से कुछ ना कुछ स्टार्ट किया होगा, कुछ अटेम्प्ट्स उनके रहे होंगे और काफी मेहनत के बाद फाइनली आया होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आखिर वो अर्लियर अटेम्प्ट्स क्या थे, कैसे कैसे सिस्टमैटिक वे में साइंटिस्ट आगे बढ़ते गए और फाइनली कंक्लूड कर पाए और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बना पाए। तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट था इट वाज डॉबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। इसके बाद आया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, फिर लॉथर मेयर्स का क्लासिफिकेशन भी था। उसके बाद मेंडलीव ने अपना एक पीरियोडिक टेबल बनाया था, फिर फाइनली जाके आया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और अब इस चैप्टर में हम लोग इन सबको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट अटेम्प्ट जो कि था डॉबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। अब इसके नाम में देखो ट्रायड्स है, ट्राई का मतलब होता है 3। तो यहां से हमको एक हिंट मिलती है कि डॉबर्नियर ने तीन तीन के ग्रुप्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया था। अब जब डॉबर्नियर ने ट्रायड्स में अरेंज किया, एट दैट टाइम अराउंड 53 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड। तो इन एलिमेंट्स को उन्होंने तीन तीन के ग्रुप्स में अरेंज करने की कोशिश की। बेसिस क्या था? द बेसिस वाज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो इन 53 एलिमेंट्स में से तीन तीन का ग्रुप बनाया, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज किया।
और एक चीज पे ध्यान दिया, वो क्या था, द मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वॉज फाउंड टू बी द एवरेज ऑफ अदर टू। तीन का ग्रुप लिया तो सेंटर वाला जो एलिमेंट था उसका मास बाकी दोनों वालों के एवरेज के इक्वल था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ट्राइड की बात करें जो कि है लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम का मास होता है 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 99। अगर इन दो कॉर्नर वाले एलिमेंट के मासेस का हम एवरेज निकालें तो वो आएगा 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, 46/2, ये आ गया 23, विच इज इक्वल टू द मास ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट। इतना ही होता है ना मास। तो बस इसी बेसिस पे डॉबर्नियर ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। अब उसमें एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या थी, टोटल जितने भी एलिमेंट्स नोन थे वो सब के सब ऐसे 3 के ग्रुप्स में अरेंज नहीं हो पाए। तो ही कुड आइडेंटिफाई 4 to 5 ट्राइड्स ओनली। बाकी जो एलिमेंट्स थे वो इस क्लासिफिकेशन में फिट नहीं हो पाए, ड्यू टू विच दिस वाज रिजेक्टेड। नेक्स्ट अब बात करते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स ने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनको अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ऑक्टेव, जहां पे ऑक्ट का मतलब होता है 8। तो जब इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज करना स्टार्ट किया तो ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट। जैसे कि म्यूजिकल नोट्स हमको पता है ना, सारे गामा पाधा नीसा, तो क्या होता है, ये 8th वाला जो साउंड है वापस रिपीट करता है। अगर ये फर्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th वाला साउंड इज सिमिलर टू द फर्स्ट। इन द सेम वे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, अरेंज करते चले गए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, और इन्हें भी ऐसा ही लगा कि हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो हैं सिमिलर टू द फर्स्ट हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आई। वो प्रॉब्लम्स क्या थी, या कह लो इनके लिमिटेशंस क्या थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। इनके टाइम पे अराउंड 56 एलिमेंट्स नोन थे, उन्होंने सारे 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास। तो अप टू कैल्शियम द कॉन्सेप्ट वाज ओके, लाइक इसकी प्रॉपर्टीज इसके जैसी, पोटेशियम की प्रॉपर्टीज इसके जैसी, कैल्शियम की प्रॉपर्टीज वर सिमिलर टू मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्रॉपर्टीज वर सिमिलर टू बेरिलियम। तो प्रॉपर्टीज सिमिलर निकल रही थी, लेकिन आफ्टर कैल्शियम जितने एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, उन एलिमेंट्स ने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया ही नहीं। कैल्शियम के बाद किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके ऊपर वाले एलिमेंट की जैसी नहीं थी। तो ये हो गया फर्स्ट लिमिटेशन। उसके अलावा ये जो न्यूलैंड थे, इन्होंने अज्यूम कर लिया था कि यूनिवर्स में 56 एलिमेंट्स ही हैं, इसके अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं। बट लेटर ऑन कई सारे नए एलिमेंट्स भी डिस्कवर हो गए थे, तो अगेन दिस वाज वन ऑफ द लिमिटेशंस। एक और लिमिटेशन थी जहां पर इन्होंने कुछ सिमिलर एलिमेंट्स को अलग अलग कर दिया, यानी कि जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी उन्हें अलग अलग जगह प्लेस कर दिया, और जिनकी प्रॉपर्टीज अलग थी उनको एक साथ भी प्लेस किया था। तो दीज वर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो नेक्स्ट वाज लोथर-मेयर अरेंजमेंट। इन्होंने क्या किया, ही स्टडीड फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। तो मेनली इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, उसके बाद ग्राफ प्लॉट किया। वो जो ग्राफ था इट वाज बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। अलग अलग एलिमेंट्स इन्होंने लिए, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट इन्होंने ग्राफ प्लॉट किए, और ग्राफ से उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिया। वो कंक्लूजन क्या था कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले जो एलिमेंट्स थे, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, इन्होंने पीक्स को ऑक्यूपाई किया। तो कुछ ऐसा अगर ग्राफ मिला होगा तो यू कुड सी कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल पीक्स पे मिल रहे हैं। उसके बाद जो इनसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले हैं, लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, दीज वर फाउंड ऑन द डिसेंडिंग पोजीशन। पीक के बाद जब नीचे को आने लगते हैं, ये डिसेंडिंग पोजीशंस पे ये सारे एलिमेंट्स मिले इनको। और ऐसे ही जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दे ऑल वर प्रेजेंट इन द असेंडिंग पोजीशंस। पीक से पहले जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ की तरफ इनको सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मिले थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स इन्होंने फाइनली क्या प्रपोज किया, he said that physical properties of elements are periodic function of their atomic weight। यानी कि जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती हैं। जैसे जैसे वेट बढ़ेगा तो प्रॉपर्टीज उसी हिसाब से वेरी होती जाएंगी। तो दिस वाज द कंक्लूजन दैट ही गेव। नेक्स्ट अब बात करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। इन्होंने भी क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज किया, बट he mainly focused on similarity in properties।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास को तो फॉलो किया, लेकिन इनका जो मेन कंसर्न था, जहां पे ध्यान दिया इन्होंने, वो क्या था? सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज। अब वापस जाते हैं, जो अभी हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ा था, उन्होंने क्या किया था? जितने भी एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते चले गए थे, एंड ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट। ठीक है, उनका मेन लिमिटेशन क्या था कि अब तो कैल्शियम तो बड़े अच्छे से ये फॉलो हो गया था, लेकिन कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट्स इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो जहां पे ये फेल हुआ, वहीं से मेहनत की मेंडलीव ने। इन्होंने देखा कि कैल्शियम तक तो सब कुछ ओके है, कैल्शियम के बाद ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अब देखो, ये सारे एलिमेंट्स मान लेते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज्ड हैं, अप टू कैल्शियम कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेंडलीव ने क्या देखा कि जो पी है, इसकी प्रॉपर्टीज जे से मैच नहीं कर रही। मान लेते हैं, देखो कैल्शियम का मास होता है 40, ऐसा मान लेते हैं, दिस इज 42, ये 45 है, 48, 54 एंड 56 फॉर एग्जाम्पल। ठीक, अब मेंडलीव ने ये देखा कि ऑल्दो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं, लेकिन पी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो जे से मैच नहीं कर रही। क्यों ना आगे वाले ग्रुप से चेक करके देखूं। उन्होंने देखा, अरे पी की प्रॉपर्टीज तो के से मैच करती हैं, तो उन्होंने क्या किया? इन सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से एक स्टेप आगे शिफ्ट कर दिया। अब P की प्रॉपर्टीज K से मैच हो गई, Q की प्रॉपर्टीज L से मैच हो गई, R की प्रॉपर्टीज M से मैच हो गई फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद जो है, सपोज ये S की प्रॉपर्टीज N से मैच नहीं हुई, तो उन्होंने क्या किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर तो अभी भी फॉलो हो रहा है, उन्होंने S को यहां से रिमूव करके आगे शिफ्ट कर दिया। तो S को हटाया, T को हटाया, गैप छोड़ा, उन्होंने बोला S की प्रॉपर्टीज यहां मैच नहीं करती, आगे शिफ्ट करके देखता हूं। सपोज S की प्रॉपर्टी यहां भी मैच नहीं कर रही, तो उन्होंने देखा S की प्रॉपर्टीज तो यहां मैच कर रही हैं, उसके बाद T ऑटोमेटिकली यहां आएगा, T की प्रॉपर्टीज यहां मैच कर रही हैं। तो इस तरीके से एलिमेंट्स को आगे आगे उन्होंने खिसका दिया, शिफ्ट कर दिया, एंड फाइनली व्हाट ही सेड, जितने गैप्स क्रिएट हुए हैं मेरे पीरियोडिक टेबल में, ये एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि एलिमेंट्स आएंगे नहीं, इन फ्यूचर ये डिस्कवर होंगे और ये अपनी पोजीशन को आकर के ऑक्यूपाई करेंगे। और इन एलिमेंट्स की इन्होंने प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट कर दी, भविष्यवाणी की थी। ठीक है, ये एलिमेंट्स फ्यूचर में मिलेंगे, और जब ये पर्टिकुलर एलिमेंट मिलेगा, इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी ऐसी होंगी, जब वहां यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा तो इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी ऐसी होंगी। तो सब कुछ पहले से ही बता दिया, एंड ही प्रूव टू बी राइट। तो जितना कुछ इन्होंने प्रेडिक्ट किया था, लेटर ऑन जब फ्यूचर में वाकई वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, तो जैसी प्रॉपर्टीज इन्होंने एज्यूम की थी, वैसी ही प्रॉपर्टीज उनकी मिल भी गई। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था इनका। लेकिन इतने बड़े अचीवमेंट के बाद भी देयर वर सर्टेन लिमिटेशंस ड्यू टू विच मेंडलीव लॉ भी जो है इग्नोर हो गया, मतलब इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। और वो मेन उसके दो लिमिटेशंस क्या थे? ऑल्दो छोटे छोटे कई सारे पॉइंट्स थे, बट दीज टू वर द मेजर लिमिटेशंस, मेजर ड्रॉबैक्स। सबसे पहले ही कुड नॉट टेल अबाउट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरा था देयर वाज प्रॉब्लम विद द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एज वेल। तो अब जल्दी से मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो बेसिकली ये दो इनकी मेजर ड्रॉबैक्स थे, पहला था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आप समझते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में आखिर प्रॉब्लम क्या थी? तो जो हाइड्रोजन है उसकी प्रॉपर्टीज दो टाइप के एलिमेंट से मैच करती हैं, वन इज एल्कली मेटल्स और दूसरे होते हैं हेलोजेंस। हाइड्रोजन जो है एल्कली मेटल्स की तरह एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन फॉर्म कर सकता है, हाइड्रोजन हेलोजेंस की तरह एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन भी फॉर्म कर सकता है। ऐसी और भी कुछ और प्रॉपर्टीज थी। तो सम प्रॉपर्टीज वर सिमिलर टू एल्कली मेटल्स, सम वर सिमिलर टू हेलोजेंस। अब प्रॉब्लम क्या थी? मेंडलीव ने जब अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, तो जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जिनके साथ मैच कर रही थी, वहीं उसको वर्टिकली प्लेस कर दिया था। अब एल्कली मेटल्स और हेलोजेंस बिल्कुल अलग अलग दो कैटेगरीज हैं। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज यहां भी मैच कर रही है एल्कली मेटल से, यहां भी मैच कर रही है हेलोजन से, तो दो जगह पे तो हाइड्रोजन को प्लेस नहीं कर सकते। तो किस वालों के साथ प्लेस करें? क्या हाइड्रोजन को एल्कली मेटल के साथ प्लेस करें या हेलोजन के साथ प्लेस करें? तो देयर वाज नो सुटेबल एक्सप्लेनेशन, ही कुड नॉट एक्सप्लेन कहां इसको पोजीशन देनी चाहिए। सेकेंडली प्रॉब्लम आई थी विद पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था, उस टाइम पर आइसोटोप्स वर नॉट डिस्कवर्ड, लेकिन बाद में आइसोटोप्स की डिस्कवरी हो गई। अब आइसोटोप्स होते क्या हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट बट हैविंग डिफरेंट मासेस। इनके मासेस अलग अलग होते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं। तो यहीं से बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब मेंडलीव ने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया था, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के हिसाब से अरेंज किया था।
तो उसके हिसाब से एक स्लॉट में आना चाहिए कार्बन 12 और एक स्लॉट में आना चाहिए कार्बन 13। अब प्रॉब्लम क्या है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। जिन जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम थी वो तो वर्टिकली एक ही ग्रुप में आ रहे थे, तो प्रॉपर्टीज सेम है तो दीज मस्ट बी प्लेस टुगेदर। लेकिन मासेस अलग अलग हैं तो इनको अलग अलग रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया था कि सेम प्रॉपर्टीज के हिसाब से एक साथ रखें या अलग अलग मास के हिसाब से अलग अलग रखें। तो यहाँ पे बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम आई, दिस वाज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल।